साथियों, एचआर सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। रीट की तैयारी करने वाले समस्त राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए आज की मेरी ये क्लास होगी और हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट। एक क्लास में सारा चैप्टर हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे और आपकी तैयारी में सहायक बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जो भी क्लास में लूँ आप लोगों के सामने प्रकट हूँ लेकर के क्लास, तो आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि एचआर सर आ गए हैं। तो शुरू करते हैं 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, महाजनपद। महाजनपद के बारे में पहला प्रश्न बनता है कि महाजनपदों का काल कब से कब तक है। तो आप ध्यान में रखेंगे 600 से 325 ईस्वी पूर्व महाजनपदों का काल है। 600 से 350 महाजनपद कौन से, भारत के कौन से भाग में, उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में महाजनपद बने कब बने, 600 से 325 ईस्वी पूर्व में। इसका मालूम हम अपने को कहाँ से पड़ता है, किस ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो 10th की बहुत सारे हैं लेकिन एक दो ग्रंथ और भी मिल जाएंगे, लेकिन अपन बात करेंगे सिर्फ 10th क्लास की। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। सीधी सी बात है, महाजनपद कहाँ स्थापित हुए, आप बताएंगे महाजनपद उत्तरी भारत में। किस ग्रंथ से अपने को मालूम पड़ता है महाजनपदों के बारे में, तो आप बताएंगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मालूम पड़ता है। कौन से ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। महाजनपदों का काल कौन सा है, 600 से 325, 600 से 350 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और वैसे अगर शताब्दी में पूछे तो इसको कहेंगे 6ठी शताब्दी में। तो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को बता पाएँ इसलिए हमने पहले सीधा ब्लैक बोर्ड का सहारा लिया है आपके सामने इन प्रश्नों को पेश करने के लिए। तो देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है बनता है उनकी राजधानियों से संबंधित कौन कौन से महाजनपद हैं और उनमें उनकी राजधानियां क्या हैं, उनको तुलनात्मक रूप से आप लोगों से पूछ लिया जाता है। एक कॉलम में महाजनपद दे देंगे, दूसरे कॉलम में उनकी राजधानियां दे देंगे, आपको उसको सुमेलित करके आंसर देना होता है। रीट में टॉप करना है तो ये आपको 16 के 16 याद होने चाहिए। याद कराने की टिप्स मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, आज हम रिविजन करेंगे एक तरह से और इनके संबंधित देखेंगे बोर्ड पे। काशी पहला महाजनपद है काशी, राजधानी क्या है, वाराणसी। दूसरा महाजनपद क्या है, काशी वाराणसी, याद हो जाएगा। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र अगर आपने महाभारत देखी है लॉकडाउन में तो कुरुक्षेत्र जो था उसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। जो रामायण महाभारत जो है महाजनपद काल इंद्रप्रस्थ थी। फिर अंग की, चंपा, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, अंग चंपा, ठीक है। मगध, मगध की राज, मगध राज, मगध की थी राजगृह, या राजगृह का दूसरा नाम क्या था, गिरिव्रज था। राजगृह का दूसरा नाम क्या था, गिरिव्रज था। फिर अपन वज्जी संघ की राजधानी है। वज्जी संघ की निम्नलिखित में से कौन सही, ये एक प्रश्न बन के आ जाता है, निम्नलिखित में से वज्जी संघ की राजधानियों का सही समूह है। वज्जी संघ की दो राजधानियां हैं, विदेह एंड मिथिला। विदेह एंड मिथिला किसकी राजधानियां हैं, वज्जी संघ की। देखो वज्जी विदेह है, दोनों में वह आ रहा है तो पहला ध्यान में रखेंगे, एचआर सर ने बताया वज्जी संघ विदेह और मिथिला। वज्जी संघ की राजधानियां हैं विदेह और मिथिला, दो राजधानियां हैं। फिर मल, मल की जगह मल जो है आप उसको लव भी याद कर सकते हैं, लव कुश, तो मल कुश। मल की राजधानी क्या थी, मल महाजनपद की राजधानी कुशावती या कुशीनारा। मल कुश, मल की राजधानी कुशीनारा है। चेदी, शक्तिमती, चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती है या सोथीवती है। वत्स, कौशाम्बी, वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। कौशाम्बी किसकी राजधानी है, वत्स की राजधानी है। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। कौशल, कौशल की राजधानी जनरली अयोध्या। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले कि बौद्ध काल में निम्नलिखित में से कौन सी दो राजधानियां कौशल की थी, ठीक है। कौशल की दो राजधानियां उत्तरी भाग की थी साकेत और दक्षिणी भाग की थी श्रावस्ती। साकेत व श्रावस्ती बौद्ध काल में कौशल महाजनपद की राजधानियां थी। बौद्ध काल में कौशल महाजनपद की राजधानियों का सही क्रम क्या है, तो आप बता देंगे उत्तरी भाग की साकेत और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती। और ग्रुप भी पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी कौशल महाजनपद की नहीं थी, तो क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे अयोध्या, नंबर 2 पे साकेत, नंबर 3 पे श्रावस्ती, नंबर 4 पे मिथिला।
तो टिक कौन सा लगना चाहिए? मिथिला लगना चाहिए, क्योंकि ये 3 राजधानियां तो कौशल की रह चुकी हैं। कौन कौन सी? अयोध्या, उत्तरी भाग की उत्तरी कौशल की साकेत और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कौशल की 3 राजधानियां, उत्तरी भाग साकेत, दक्षिणी भाग श्रावस्ती, याद रह जाएगा। तो कौशल की 2 राजधानियां हैं, साकेत व श्रावस्ती। उत्तरी भाग की साकेत है, दक्षिणी भाग की श्रावस्ती है। याद हो जाए तो आप लोग शेयर कर देना, करते रहना। पांचाल जो है, पांचाल के भी 2 भाग है। कई बार पूछ 2 राजधानियां हैं। पांचाल के 5 पांचाली जिसको कहते हैं ना, द्रौपदी है ना, वो यहाँ की। पांचाल जो है उसके 2 भाग, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह अहिछत्रपुर। उत्तरी पांचाल अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की है कांपिल्ले। अहिछत्रपुर और कांपिल्ले, अहिछत्रपुर और कांपिल्ले। उत्तरी पांचाल अहिछत्रपुर, दक्षिणी पांचाल कांपिल्ले। जब कांपते हैं ना तो आपके दक्षिणी पांचाल ही कांपते हैं, पैर ही कांपते हैं ज़्यादा। तो कांपिल्ले दक्षिणी भाग की थी पांचाल की, प्रत्येक पैर में 5 अंगुलियां होती हैं। तो पांचाल जो है कांपिल्ले, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्ले, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर। दया रखना, याद रखना। अब है मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वह विराटनगर थी। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। मथुरा को यूनानी जो शासक थे, यूनानी जो लेखक थे, वो कई नाम से पुकारते हैं। मेथोरा भी कहते हैं और शूरसेनाई भी कहते हैं। शूरसेनाई भी कहते हैं, मेथोरा भी कहते हैं। यूनानी राइटर्स जो है इनको पुकारते हैं। अश्मक जो है, अश्मक पाटली, अश्मक पाटली, अश्मक अश्व के अश्मक की जगह अश्वक याद कर लो। अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है, और घोड़े के ऊपर पोटली रख दो, पाटली। अश्मक की राजधानी क्या है? पाटली है। शब्दों से बात क्या करो, दिमाग में याद होते हैं। शब्दों से बात नहीं करेंगे तो याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो शब्दों से बात करना सीख जाएंगे तो आप कंपटीशन फाइट करना सीख जाएंगे, आप पढ़ना सीख जाएंगे। कोई भी शब्द आपको बुक में दिखे उसको फ्रेंड बना लीजिए, बात करते जाइए। अश्मक पाटली, अश्मक क्या है? पाटली है। फिर अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती। उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती, ये 2 के ग्रुप में आते हैं। इसलिए आप लोगों को पूछेंगे कि निम्नलिखित में से सही अवंती की 2 राजधानियों का सही समय कौन सा है? कौन सी 2 अवंती की राजधानियां हैं? तो 2 होंगी, एक में अहिछत्रपुर व कांपिल्ले, दूसरे में उज्जैनी व महिष्मती, तीसरे में मिल जाएंगी साकेत व श्रावस्ती, और चौथे में और कुछ विदेह या मिथिला। तो कौन सी है? अवंती की उज्जैनी व महिष्मती जो है वह क्या है? उज्जैनी व महिष्मती अवंती की राजधानियां हैं। अवंती, उज्जैनी और महिष्मती। उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती। याद रखना भाई, आप लोग जो बैठे हो ध्यान से रीड करना। गांधार, तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। और कंबोज की राजधानी क्या है? राजपुरिया हाटक। कुछ एनालिसिस और करते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने कुछ मैंने शब्द देखा, देखो 14वें नंबर पे जो अवंती है वो पांचाल है, 10वें नंबर पे, और शूरसेन है 12वें नंबर पे, फिर वत्स ये कौशल है 9वें नंबर पे, फिर वज्जी जो है वह है 5वें नंबर पे। तो इनकी डबल डबल राजधानियां हैं। किसकी है? 2 राजधानियां। वज्जी संघ की 2 राजधानियां कौन सी हैं? विदेह या मिथिला। फिर वत्स की, ये कौशल की कौन सी है? उत्तरी भाग की साकेत और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती। फिर पांचाल की, उत्तरी पांचाल की अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्ले। फिर इधर शूरसेन की, ये तो शूरसेन जो है इसकी 2 राजधानी नहीं है, बल्कि कहा गया मथुरा जो राजधानी थी उसी के 2 नाम हैं, मेथुरा और शूरसेनाई, ठीक है। अवंती की है, उत्तरी अवंती की उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की है महिष्मती। तो इस प्रकार ये भी आप लोग इनको भी फोकस करें। अब हम चलेंगे, कुछ महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर क्या था कि राजतंत्र था, और कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनमें क्या था? गणतंत्र था। तो राजतंत्र किस में था? कौशल मगध से वत्स अवंती, चारों में राजतंत्र संति। कौशल मगध से वत्स अवंती, ये तो राजतंत्र हैं, इनमें राजतंत्रता ये कन्फर्म है। ये 10th की क्लास की बुक कह रही है, 10th क्लास की बुक भी कह रही है। क्या कह रही है? कि कौशल मगध से वत्स अवंती, कौशल मगध वत्स और अवंती, इनमें राजतंत्र था। याद रखेंगे ना, कौशल मगध से वत्स अवंती। अब गणतंत्र कहाँ था? तो शाक्य, भाग, बुल्ली, कालाम, कोली, मल्ल, मौर्य, लिच्छवी, विदेह है। याद रखेंगे, शाक्य, भाग, बुल्ली, कालाम, बुल्ली, काला, कोली,
देखो, शाके भाग बुल्ली काला कोली मल मोरी लिच्छवी विदेह। याद करेंगे तो याद होंगे, बात करेंगे शब्दों से तो याद होंगे। कौन कौन से हैं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो, शाके भाग बुल्ली कालाम, ऐसे शाके भाग, शाके भाग बुल्ली, शाके भाग बुल्ली काला कोली मल, काला कोली मल है मोरी लिच्छवी विदेह चल, मोरी लिच्छवी विदेह चल, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कैसे भी याद करेंगे, कहाँ 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 विदेह चल, कहाँ पर, गणतंत्र दिवस पर, चल गणतंत्र दिवस देखने हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कुछ भी, अगर आप क्रिएटिविटी हैं, क्रिएटिव माइंड के हैं, तो आप कुछ ना कुछ याद कर ही लेंगे। गलत नहीं होना चाहिए, आपका प्रश्न सही होना चाहिए। आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि 10th क्लास में भी पूछ ले कि ऐसे महाजनपदों के नाम लिखिए जहां पर, जिनमें गणतंत्र था, तो आप ऐसे जनपदों के या महाजनपदों के नाम लिखेंगे। साके भाग बुल्ली काला कोली मल मोरी लिच्छवी चल, कहाँ, काला कोली मल और मोरी लिच्छवी चल, गणतंत्र दिवस देखने, मोरी लिच्छवी चल। तो कैसे याद होगा, शाक्य भाग बुल्ली, ठीक है, शाक्य भाग बुल्ली। शाक्य जो थे कहाँ के थे, कपिल वस्तु के, ये भी याद रखना। शाक्य कहाँ के थे, कपिल वस्तु, ठीक है। भाग सुषमा गिरी, सुषमा भाग, सुषमा भाग जाए तो सुषमा भाग, ठीक है, सुषमा भाग। शाक्य कपिल वस्तु सुषमा भाग बुल्ली अलकप, बुल्ली, बुल्ली कहाँ का, बुल्ली कहाँ का, बुल्ली कहाँ का गणतंत्र था, अलकप का था। कालाम अब्दुल कलाम, केस पुत, काला केस, केस काला आपने पढ़ा ही है, केस पुत के हैं। टिक लगाना है, आराम से लगा सकते हैं, दिमाग लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। काला, केस काला, कालाम जो गणतंत्र था वो कहाँ का था, केसपुत का, कालाम केसपुत। शाके भाग बुल्ली काला कोली मल मोरी लिच्छवी चल। कैसे याद हो जाएगा, साके भाग बुल्ली काला कोली मल मोरी लिच्छवी चल। तो कोली रामग्राम, कोली जो है वो रामग्राम से आया है। कोली कहाँ से आया है, रामग्राम से आया है। कोली राम नहीं चल रहा आजकल, आउट होना हो गया है आम। कोली, कोली ये जो जनपद था वो कहाँ का था, रामग्राम का। कोली कहाँ का था, रामग्राम का था। मल, मल दो जगह थे, एक तो कुशी, मैंने बताया था ना, मल कुश, ठीक है। तो लव कुश की जगह मल कुश याद करें। मल की राजधानी कुशीनारा, पावा में भी मल था, कुशी पावा, ठीक है। जब आपको मल मिल जाए तो आपको खुशी, खुशी पावा, खुशी मिल जाएगी आपको, खुशी पावा। कोई माल मिल जाए सोने चांदी का, मल की जगह माल भी याद कर सकते हैं। कोई सोने चांदी मिल जाए, कोई बर्फ़ी भी मिल जाए खाने के, बच्चों को तो बर्फ़ी मिल जाए और आप लोगों को सोना चांदी मिल जाए, कुंवारे लड़कियों को उनकी पत्नी मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है, खुशी पावा। सब खुशी पाने लग जाते हैं, खुशी पावा, ठीक है। मल खुशी पावा, ठीक है। मोरिये, मोरिया, मोरिया जो होते हैं, मोरिया, मोरिये, मोरे जानते हो, पीपली वन में बैठे हैं। मोरैया कहाँ पर है, पीपली वन में। मोरैया कहाँ पर है, पीपली वन। मोरैया कहाँ पर है, पीपली वन में। कहाँ पर थे मोरैया, पीपली वन में। लिच्छवी कहाँ पर, वैशाली में, ठीक है। लिच्छवी कहाँ पर, वैशाली नगर में है लिच्छवी। लिच्छवी कहाँ पर है, वैशाली नगर में है लिच्छवी, वैशाली। फिर विद्य है मिथिला, विद्य है मिथिला, ठीक है। विद्य है मिथिला, ठीक है। विदेह है, हमारी जो देह है उसके लिए कुछ मिथिला, विदेह है मिथिला। तो याद हो जाएंगे कहाँ क्या थे। अगर आप पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, शब्दों से बात करेंगे तो दिमाग में याद होते हैं। कहाँ कहाँ पर गणतंत्र था, साके भाग बुल्ली काला कोली मल मोरी लिच्छवी चल। शाके भाग बुल्ली, साके भाग बुल्ली, साके भाग बुल्ली, क्यों, क्योंकि पीछे कोई ना कोई पढ़ाया, काला कोली मल। शाके भाग बुल्ली, पीछे काला कोली मल मोरी लिच्छवी चल। ऐसे याद कर सकते हैं, और याद कर लेंगे तो फिर आपके प्रश्न सही होंगे, क्योंकि यहां पर आपको मेहनत करना जरूरी है, टॉपिक पे रुकना जरूरी है। ऐसे नहीं फटाफट याद हो जाएंगे, जब तक इनको टाइम नहीं देंगे तब तक ये याद नहीं होंगे, याद होते नहीं है। 4 रक्षाबंधन में फूफा जी घर पे नहीं आए तो आप लोगों से पूछ ले यार फूफा जी कौन है, तो नाम भूल जाते हैं। 2-3 रक्षाबंधन को आए नहीं थे फूफा जी, इसलिए नाम भूल गए।
तो फूफा जी याद होंगे तो जीके जीके से, फूफा जी को भूल जाते तो जीके जीके से याद रहेगा। जीके को याद करना है तो इसका मतलब क्या है, आप उसको डेली रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो याद हो जाएंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगला टॉपिक जो क्या है वह है मौर्य वंश। मौर्य वंश से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। देखिए, मौर्य वंश जो है उसका संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसने किसको हराया, नंदवंश का जो शासक था कौन था, घनानंद। नंदवंश का शासक जो घनानंद था उसके बारे में लिख रखा है कि घनानंद जो था वह जनता से, उन्होंने जनता पर काफ़ी अत्याचार किए, जनता इनके अत्याचारों से दुखी थी, उन्होंने काफ़ी लगान बढ़ा दिए थे, इसलिए जनता इससे क्या थी, काफ़ी त्रस्त थी। और इस घनानंद ने चाणक्य या कौटिल्य को अपने दरबार में अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। इस कारण चाणक्य भी इससे क्या था, रुष्ट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, कौटिल्य का दूसरा क्या नाम है, चाणक्य। क्या नाम है, चाणक्य। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य दोनों की राशि एक ही है, चंद्रगुप्त और चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से या कौटिल्य की सहायता से किस वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी सहायता से, कौटिल्य की सहायता से या फिर चाणक्य की सहायता से। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने कब से कब तक शासन किया, 322 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना क्या किया भाई, शासन संभाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया, 322 से 298 ईसा पूर्व। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कितने वर्ष की आयु में शासक बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 25 वर्ष की आयु में शासक बने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में, यह ध्यान में रखना, आपने प्रश्न बनाने की कोशिश की है कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, यूनान का शासक था। इससे संबंधित और भी ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरी पिछली क्लासेज आप प्ले लिस्ट में जा करके प्राचीन भारत पर क्लिक करें। प्राचीन भारत में लगभग 50-60 वीडियो, 50-60 जो क्लासेज हैं वह मैंने डाल रखी हैं, आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी शासक था इसको हराया। किसने हराया, प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था, तो आप बताएंगे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस का कस निकाल दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था, सेल्यूकस निकेटर, तो आप बताएंगे यूनान का शासक था, यूनानी शासक था। कब हराया था, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। और देखिए कुछ तमिल ग्रंथ हैं, तमिल साहित्य हैं, कौन से, अहनानुरु, मुरनानुरु, अहना मुरना, देखो अहना मुरना नुरु, ये तमिल साहित्य है। इन तमिल साहित्य में क्या लिख रखा है, तमिल साहित्य में लिख रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण के कुछ राज्यों पर भी कब्जा किया था। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बनेगा कि कौन से ग्रंथों में, कौन से ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण के कुछ राज्यों पर भी कब्जा किया था या अधिकार किया था। तो तमिल ग्रंथ हैं, कौन से हैं तमिल ग्रंथ, अहनानुरु, मुरनानुरु, अहनानुरु, मुरनानुरु। तो मतलब नुरु नुरु नुरु, पर कौन से नुरु, हो जाओ वो शुरू, कौन से, अहना नुरु और मुरना नुरु, ये क्या है, तमिल साहित्य है। इनमें क्या बता रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण के राज्यों पर भी, कुछ दक्षिण के राज्यों पर भी या दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया। ठीक है, अब नेक्स्ट और देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने एक जैन भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। किससे, जैन धर्म की, मतलब कौन सा धर्म ग्रहण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैन धर्म ग्रहण किया।
ठीक है, आजकल कोरोना से मास्क लगा रहे हैं, पहले जैन धर्म में हमेशा से ही मास्क लगाते हैं। तो भद्रबाहु से कौन से जैन जो था उनसे शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण की, कि किससे? भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। और 298 ईसा पूर्व में उन्होंने सलेखना प्रथा द्वारा अपना क्या त्याग दिया? देह त्याग दिया। कब देह त्याग कब किया? 298 ईसा पूर्व। 200 सलेखना प्रथा क्या है? कि कुछ खाना पीना छोड़ दें, खाना वैसे तो मरा नहीं, लेकिन खाना पीना छोड़ देगा तो वो मर ही जाएगा, कभी तो 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में। तो इस प्रथा को कहते हैं सल्लेखना प्रथा। और ये सल्लेखना प्रथा किस में पाई जाती है? जैन धर्म में पाई जाती है। इसमें जो जैन संत जो होते हैं वो उपवास के द्वारा ही अपना शरीर त्याग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? सल्लेखना प्रथा। तो ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी बात है। अब बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना बिंदुसार। चंद्र बिंदु लगा देना आप। मौर्य वंश के शब्द ध्यान में रखना। पहला है मौर्य वंश का शासक कौन सा? कौन था संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम बात करेंगे उसके दूसरे शासक की, बिंदुसार। बिंदुसार जो था उसको यूनानी शासक जो है, यूनानी लेके कई नाम है देखो, अमित्रो, भद्रसार और सिंहसेन। जैसे मोदी बोलता ना मित्रो, तो मित्रो जो है वो मित्रो जो है वह तो मोदी का नाम हो गया। मित्रो, मोदी को भी मित्रो कहने लगे हैं लोग, मोदी जी को भी मित्रो कहने लगे हैं। लेकिन बिंदुसार जो है उनको अमित्रो कहते थे। अमित्रो चेट से, अमित्रो चेटस किसको कहते थे? बिंदुसार को। बिंदु लगा लो और मित्रों से, अमित्र जो है दुश्मनों से चेट करो। अमित्रो, मित्रों से नहीं, अमित्रों से। अमित्रों से चेट नहीं करता था, सीधा चनपटकी देता था बिंदुसार। चंद्रबिंदु, चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक, फिर दूसरा शासक था बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखक क्या कहते हैं? अमित्रोचेट्स भी कहते हैं। वायुपुराण में इसको भद्रसार भी कहा गया है। सिंहसेन, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बनता है, प्रश्न तो बनता है यहाँ टॉपिक से कि बिंदुसार का कौन सा नाम नहीं है। अमित्रोचेट्स भी कहते हैं बिंदुसार को, भद्रसार भी कहते हैं और सिंहसेन भी कहते हैं। मित्रो भद्र सिंह बनो, मित्रो अमित्रो भद्र सिंह बनो, और वरना तो बिंदु बनो। कौन कौन से हो गए? अमित्रोचेटस, भद्रसार और सिंहसेन। सिंहसेन कहा गया है जैन ग्रंथों में, भद्रसार कहा गया है वायुपुराण में, और अमित्रोचेटस कहा गया है यूनानी लेखकों ने इनको अमित्रोचेटस कहा है। किसको? बिंदुसार को। उसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। कई बार पूछ लेते हैं किसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे? तो आप बताएंगे बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है, एक जो प्रथम विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। कहाँ पर विद्रोह हुए? तक्षशिला में। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। कितने विद्रोह हुए? 2 तक्षशिला में हुए। और प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? अशोक को। और दूसरा जब विद्रोह हुआ तो किसको भेजा? सुसीम को। प्रथम विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया, दूसरे विद्रोह को कुचलने के लिए सुसीम को भेजा गया। और यह अपने को किस ग्रंथ से मालूम पड़ता है? दिव्यावधान। दिव्यावधान जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से हमें क्या मालूम पड़ता है? तो आप देखेंगे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि बिंदुसार के शासनकाल में किस ग्रंथ से हमें मालूम पड़ता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, इसका ज्ञान, इसका पता हमें कौन से ग्रंथ से चलता है? तो आप क्या बताएंगे? दिव्यावधान। अगर जो पढ़ेगा ना, जो बालक पढ़ेगा वो ही तो जानेगा, जो पढ़ेगा वही तो रीट में आगे बढ़ेगा, वही तो रीट फाइट करेगा जो HR सर की क्लास में पढ़ेगा। शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए बिंदुसार में। एक को दबाने के लिए अशोक को भेजा, दूसरे को सुसीम को। ये दोनों उसके लड़के थे, एक अशोक था और दूसरा सुसीम था। ठीक है, ये दोनों को भेजा किस ग्रंथ के अनुसार? दिव्यावधान के अनुसार। कौन से ग्रंथ के अनुसार? दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो बिंदुसार के दरबार में 2 राजदूत नियुक्त किए गए थे, एक तो यूनानी राजदूत और दूसरा मिस्र का राजदूत। ठीक है, 2 राजदूत थे, एक तो यूनानी राजदूत
और दूसरा मिस्र का राजदूत, यूनानी राजदूत। यानी कि बिंदुसार किसके, कौन से यूनानी शासक के समकालीन था? तो आप बताएंगे एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम, पूरा नाम क्या है? एंटी फर्स्ट लिख रखा मैंने। एंटियोकस प्रथम का समकालीन था, जब एंटियोकस, फिलोडेल्फस सेकंड और बिंदुसार, ये तीनों का काल एक ही है। कब से कब तक? ये तो 298 बन गया, तो 298 से लेकर के 272 ईस्वी तक बिंदुसार रहा था। 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व तक कौन रहा? बिंदुसार रहा। 298 272। आ गई बात समझ में? बिंदुसार के राजदूत कौन कौन से थे? एक तो डायोमेकस और एक डियानीसियस। डायोमेकस और डियानीसियस, ये दो राजदूत थे। यूनानी राजदूत था डायोमेकस और मिस्र का राजदूत कौन था? डियानीसियस। डियानीसियस किसका राजदूत था? फिलोडेल्फस शासक। मिस्र का जो शासक था ना, उसका नाम था फिलोडेल्फस सेकंड। प्रश्न बहुत सारे बनता है, ध्यान से सुने इसको, कि मिस्र के शासक फिलोडेल्फस सेकंड ने बिंदुसार के दरबार में किसको राजदूत नियुक्त किया? तो बिंदुसार के दरबार में फिलोडेल्फस सेकंड ने डियानीसियस को नियुक्त किया था। एंटियोकस ने, जो यूनान के शासक थे, एंटियोकस फर्स्ट, एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में जिस राजदूत को नियुक्त किया, उस राजदूत का नाम था एंटियोकस है, तो डायोमेकस है। एंटियोकस डायोमेकस, एंटियोकस डायोमेकस। एंटियोकस ने डायोमेकस को राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। गया समझ में तब्बा? बात समझ में आई कि नहीं? अब हम बात करेंगे किसकी? बिंदुसार के बाद अशोक के बारे में अपन स्टडी करेंगे। अशोक से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का जो शासक बना था, उसका क्या नाम था? आपको पता है? अशोक। मतलब मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसका फिर उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अशोक बनता है। 10th की क्लास की सामाजिक अपन पढ़ रहे हैं, जो बातें उस बुक में हैं वही हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा जीके है, लेकिन जो वही जीके स्टूडेंट वही सफल हो पाता है जो अपने काम का जीके उसमें से ग्रहण कर लेता है। जीके अथाह सागर है, काम काम की बातें आप लेते जाइए। तो अशोक के बारे में जो 10th क्लास की बुक अपने को क्या बताती है, देखिए अशोक का जो काल था वह कब से कब तक? 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक था। 273 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया। दूसरी बात है, एक जैन अनुश्रुतियाँ जो हैं, भाई जैन अनुश्रुति, जैन धर्म की जो अनुश्रुतियाँ हैं, उनके अनुसार अशोक ने क्या है, उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध वह उत्तराधिकारी बना, वह राजा बना था। ठीक है, मौर्य वंश जो था या मगध का जो साम्राज्य उन्होंने संभाला, तो किसकी इच्छा के विरुद्ध संभाला? बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक शासक बना था। किसके अनुसार? जैन अनुश्रुतियों के अनुसार। प्रश्न बन जाए, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार। देखिए, एक्सपीरियंस इज द की ऑफ सक्सेस। हमने भी बहुत सारे कंपटीशन दिए हैं, तो उनमें प्रश्न किस प्रकार से कंपटीशन में पूछा जाता है, टॉपिक उसी वे में अपने को स्टडी करनी चाहिए। आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे कि जैन अनुश्रुतियों के अनुसार क्या था, अशोक जो था वो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध का शासक बना था। आ गई बात समझ में? अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आ रहा है कि दो अभिलेख हैं, दक्षिण भारत के दो अभिलेख हैं, एक तो मास्की व गुजरा। गुजर मास्क लगाता है, अशोक गाता है। गुजर मास्क लगाता है, अशोक गाता है, और कोरोना दूर भगाता है। गुजर मास्क लगाता है। गुजरा व मास्क के जो अभिलेख हैं उनमें गुजर मास्क लगाता और क्या चिल्लाता है, क्या गाता है? अशोक गाता है। अशोक, गुजरा व मास्क के अभिलेख जो हैं उनमें किस अशोक का क्या नाम बताया गया है? अशोक कहा गया। अशोक को अशोक महान अशोक कहा गया है। अशोक नाम कौन से अभिलेखों से मालूम पड़ता है अपने को? अभिलेख क्या है? पत्थर के शिलालेख हैं। अभिलेख पर अशोक जो भी काम करता था वो पत्थरों पर लिख करके जनता के, जिस गांव को बताना होता था वहाँ पत्थर लगा देता था, और जनता को जो बातें वो करता था वह इस प्रकार से शासन होगा। भाई पहले लेटर पैड पे नहीं आता था कि कागज़ पे लिख के भेज दो, डाकिया रे तू कागज़ लिख दे, ऐसा सिस्टम नहीं था। वहाँ ये था कि डाकिया रे तू अभिलेख लिख दे, लिख अभिलेख मारा जनता ने।
तो अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला प्रथम शासक कौन था? अशोक ही था। तो अशोक का जो अभिलेख हैं, कौन कौन से गुर्जरा व मास के अभिलेख है, उसमें अशोक नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है। दूसरा देखिए, और जो अभिलेख है, अन्य अभिलेख जो होते हैं, मास की व गुर्जरा अभिलेख दक्षिणी भारत में तो अशोक कहा गया है, लेकिन अन्य जो अभिलेख है ना, उनमें अशोक को देवना पिये और देवना पिये दसी, देवना पिये व देवनाम पिये दसी, ऐसा नाम जो देवों को भी प्रिय है, देवनाम पिये दसी। याद रखेंगे, देवनाम पिये और देवनाम पिये दसी अभिलेखों में, अन्य जो अभिलेख हैं उनमें उसका अशोक का क्या नाम है? देवनाम पिये और देवनाम पिये दसी। अशोक के ये भी नाम है। प्रश्न पूछ ले, निम्नलिखित में कौन सा नाम अशोक से संबंधित नहीं है? तो अशोक महान से बिंदुसार का पुत्र अशोक भी है। अशोक का और क्या नाम है? देवनाम पिये और देवनाम पियदशी। अशोक का विवाह जो होता है वो विदिशा की राजकुमारी से होता है। कहाँ की राजकुमारी से अशोक ने विवाह किया? तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? कहाँ की? विदिशा की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? विदिशा की राजकुमारी से अशोक ने विवाह किया। फिर इसके एक तो पुत्री हुई और एक पुत्र है। पुत्री का क्या नाम था? अशोक की पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा। कौन सा था? संघमित्रा। और उसका पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र। आजकल भी महेंद्र होते हैं। और संघमित्रा और महेंद्र अशोक की पुत्री व पुत्र हैं। संघमित्रा पुत्री और महेंद्र पुत्र है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो, अशोक अभिलेखों में अशोक की रानी किसको बताया गया है? अशोक महान की रानी का क्या नाम बताया गया है? तो बिमला काकी नहीं है, ये कारुवाकी है। दिस इज नॉट बिमला काकी, दिस इज कारुवाकी। कारुवाकी अशोक की पत्नी का क्या नाम है? कारुवाकी। क्या नाम है? अशोक कारुवाकी। अब ऐसे याद कर लो, अशोक को तो जानते ही हो, और अशोक के साथ आप कारुवाकी भी याद रख लेंगे ना तो भी याद रह जाएगा। ऑप्शन में तो कारुवाकी आएगा, कारुकाकी लिखा हुआ तो नहीं आएगा। तो कारुकाकी आपको याद रह जाएगा ना, तो इसका मतलब अशोक कारुवाकी याद रह जाएगा। अशोक की पत्नी का क्या नाम था? कारुवाकी। अभिलेखों में अशोक की पत्नी का क्या नाम बताया गया है? तो कारुवाकी नाम बताया गया है। क्या नाम बताया गया है? कारुवाकी। अशोक कारुवाकी। आते हैं क्या जोड़ बाकी? अशोक कारुवाकी। अशोक की पत्नी का नाम अभिलेखों में क्या बताया है बच्चा? आप बताइए। कारुवाकी नाम बताया है। क्या नाम बताया है? कारुवाकी। अशोक कारुकाकी, अशोक कालुकाकी, या कालुकाकी भी याद कर लेंगे अशोक के साथ, तो कारुवाकी अपने आप ऑप्शन में सही हो जाएगा। ध्यान रखना, पढ़ना है एक अलग अंदाज में पढ़ें, आगे बढ़ें। देखिए, फिर राज्याभिषेक, जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद उसने 7वें वर्ष बाद किसको विजित किया? किसको अपने साम्राज्य में मिलाया? किसको जीता? तो कश्मीर व खोतान को जीता। आप लोगों से पूछ ले कि अशोक ने कश्मीर को कब अपने क्षेत्र में मिलाया? अशोक ने कश्मीर को कब अपने क्षेत्र में मिलाया? तो आप ऑप्शन मिलेगा राज्याभिषेक के 7वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 11वें वर्ष बाद और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद। कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो कश्मीर अब भारत के साथ में है, इसलिए 7वें वर्ष बाद। कश्मीर को कितने वर्ष बाद भारत में मिलाता है अशोक? 7वें वर्ष बाद। किसके 7वें वर्ष बाद? राज्याभिषेक के। राज्याभिषेक का मतलब जब उसको राजा बनाया गया, उसके 7 वर्ष बाद ही कश्मीर व खोतान को वह अपने अधीन कर लेता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि उस समय अशोक जो था, अशोक को साम्राज्य क्या था? समूचा भारत और भारत के अलावा कौन सा देश भी अशोक के साम्राज्य में था? अफगानिस्तान और भारत अशोक के अधीन हो गए थे। कौन कौन से? अफगानिस्तान व भारत। इसका मतलब क्या है? महान तो था ही, बहादुर तो था ही। अशोक महान इसलिए कहते हैं उसको। भारत पे उसने पूरा अधिकार किया, अफगानिस्तान पर भी उसने अधिकार कर लिया, लेकिन कौन सा प्रदेश अशोक के साम्राज्य में निहित नहीं था? प्रश्न बहुत बढ़िया बन जाता है यहाँ से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, यहाँ से प्रश्न तो बनता है।
तो अशोक का जो साम्राज्य था वह समूचा भारत लगभग और अफगानिस्तान था, लेकिन कौन से प्रदेश अशोक के साम्राज्य में नहीं थे? प्रश्न तो बनता है कि नहीं? हाँ बनता है। तो कौन से प्रदेश नहीं थे? तमिल प्रदेश जो थे वो अशोक के साम्राज्य में नहीं थे, याद रखना। क्योंकि जिसकी नज़र जो होती है अपनी बुक पे, अपने बुक के शब्दों पे है, वह टॉप करता है कोई भी एग्ज़ाम, वह टॉप करता है। जो भी कोई भी कार्य ध्यान से करता है वह टॉप करता है, वरना सब मार्केटिंग करता है। फिर जाते हैं, कोई कहता है वो ले लो, हम अमेज़न से आए हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। लेकिन एग्ज़ाम टॉप वही करता है जो शब्दों से बात करता है। एग्ज़ाम टॉप वही करता है जो शब्दों को ध्यान देता है। एग्ज़ाम टॉप वही करता है जो बुक्स में अपना ध्यान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब राज्याभिषेक जब हुआ उसके 8वें वर्ष बाद उसने एक और कश्मीर पे लड़ाई की पहले, अब कलिंग पे लड़ाई कर दी। कलिंग कौन से राज्य में है? वर्तमान में उड़ीसा में। उड़ीसा जो राज्य है ना, वहाँ पर कलिंग है। तो कलिंग पर आक्रमण कब किया? 8वें वर्ष। 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। और अगर आपको डेट पूछे तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो आप बताएंगे 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। किसने? अशोक ने। कब? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। दो प्रकार से पूछ सकते हैं, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, 8वें वर्ष, 9वें वर्ष या फिर 12वें वर्ष, कोई भी लिख देंगे। तो 8वें वर्ष में। फिर अगर डेट या ईस्वी पूछे तो आप लोग उससे पूछेंगे कि 252 ईस्वा पूर्व में या फिर 261 ईसा पूर्व में, 272 में, 299 में, कोई भी बताए तो आंसर क्या जाना चाहिए? 261 ईसा पूर्व में। और उस युद्ध में 1 लाख लोग मरे थे। 1 लाख लोग किसी युद्ध में मर जाएं तो वहाँ घायल हो जाएं, मर जाएं, तो जो जीते वह उस युद्ध भूमि का आकलन करे कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। चारों, किसी का सिर कटा पड़ा है, किसी के आधा हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, और किसी के नाक कटी हुई है, किसी की आंख फूटी हुई है। इतनी लड़ाई में तो ऐसा ही होता है भाई, चाहे कोई लड़के देख लो, किसी की आंख फूटेगी, किसी का टांग टूटेगा, किसी का हाथ फूटेगा, किसी का सर फूटेगा, किसी का सर कट जाएगा, किसी का पेट फट जाएगा। तो ये तो होता है ना। तो अशोक ने 1 लाख लोगों को जब मरे हुए देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसने युद्ध, हमेशा के लिए युद्ध त्याग की घोषणा कर दी कि मैं भविष्य में कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसे साम्राज्य के क्या फ़ायदा जहां जनता ही मर जाए, किसके ऊपर शासन करेंगे। तो अशोक का मन विचलित हो गया, और मन विचलित हो गया तो उसने इस अपने धर्म को, हिंदू धर्म को त्याग करके कौन से धर्म में ग्रहण करना कबूल कर लिया? बौद्ध धर्म में ग्रहण कर लिया। तो क्या बात होती है, आप लोगों से पूछ ले एक और प्रश्न कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था? अरे अशोक ने किसको हराया? वहां का कोई राजा भी होगा कलिंग का। तो कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। कौन था? नंदराज का शासन था। ठीक है, किसको? कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। नंदराज से आप घनानंद और नंदराज में कंफ्यूज मत हो जाना। घनानंद को हराकर, ये नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और यहाँ पर नंदराज का शासन था कलिंग में। कलिंग कहाँ? कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। ठीक है, और कलिंग पर विजय करने के उपरांत अशोक ने कलिंग की नई राजधानी बनाई। कलिंग की राजधानी बनाई। कौन सी राजधानी बनाई कलिंग की राजधानी? धौली या तोसली। धौली तोसाली। 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 धौली तोसाली कलिंग की राजधानी थी। धौली तोसाली किसकी राजधानी थी? कलिंग की राजधानी बनाई कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कलिंग की राजधानी किसे बनाई? तो आप बताएंगे धौली या फिर तोसाली। धौली या तोसाली अलग नाम है, ध्यान में रखना। और उसने भेरी घोष के स्थान पर किसकी घोषणा की? भेरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष की घोषणा की। भेरी घोष तो क्या होता था कि जब भी अशोक किसी राज्य को जीतने जाता था, किसी राजा को से युद्ध करने जाता था, तो एक
यंत्र बजाया जाता था, भेरी घोष, जिसको कहते थे भेरी घोष। युद्ध, भेरी घोष तो लड़ने का संकेत करता है, लेकिन धम घोष जो होता है वह इस चीज़ को, युद्ध को त्यागने का, और इसमें क्या दया का भाव। धम घोष क्या होता है इसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। तो भेरी घोष और धम घोष, भेरी घोष के स्थान पर किसकी, धम घोष की घोषणा की इसने। युद्ध नहीं लड़ा जाएगा इसमें। तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद कौन सा धर्म ग्रहण किया? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किसके प्रभाव में आकर, तो आप ध्यान में रखेंगे उपगुप्त, उपगुप्त के प्रभाव में। जनरली उपगुप्त तो सबको पता होता है, लेकिन निग्रोथ, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। निग्रोथ जो है, निग्रोथ वह उपगुप्त के प्रभाव में आने के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? कलिंग युद्ध के बाद कौन सा? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म ग्रहण किया अशोक ने? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। अब आप लोगों से पूछ ले कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक किसका उपासक था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया निग्रोध व किसके प्रभाव में? उपगुप्त के प्रभाव में। उसके बाद इससे पहले वह किसका उपासक था? तो वह शिव का उपासक था। किसके अनुसार? राजतरंगिणी के अनुसार। सॉरी, राजतरंगिणी किसने लिखी? कलहण ने लिखी। कलहण की राजतरंगिणी। कलहण ने क्या लिखी? राजतरंगिणी लिखी। कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध कलिंग युद्ध से पहले या बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक किसका उपासक था? शिव का उपासक था। ध्यान में रखना। अब देखिए उसके तो इसमें क्या था? शिव का उपासक था। इसके बाद वह बौद्ध किसके संपर्क में आया? इसके गुरु कौन थे? मोगलीपुत्तिश। मोगलीपुत्तिश के प्रभाव में यह आया। और अशोक ने जो बौद्ध धर्म के जो आजीवक थे, आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक के द्वारा बनाई गई गुफाओं के नाम क्या हैं? प्रश्न कई प्रकार से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अशोक ने नहीं बनाई? 4 गुफाएं बनाई है, नाम कुछ अजीब से हैं। जो सुदामा तो कृष्ण का वो था, अरे गांव वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है ना। तो सुदामा वो भी था, और सुदामा किसका नाम था? गुफा का भी नाम था। सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। देखो, कर्ण और सुदामा सबको पता है। चापार और विश्व झोंपड़ी, ये भी याद रखेंगे। कर्ण और सुदामा विश्व झोंपड़ी में रहते हैं, छापर में। तो चापार, सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण, ये गुहाओं का निर्माण के आजीविकों के लिए किसने करवाया? अशोक ने करवाया। अशोक के द्वारा बनाई गई 4 गुफाओं का नाम क्या है? गुहाओं का नाम क्या है? सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण, ये ध्यान में रखेंगे। अब अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा शुरू की, जिसमें एक दूसरे लोगों की सेवा करना, व्यवहारिक धर्म को बढ़ावा देना, ठीक है, ब्राह्मणों को दान देना, कई बातें इसमें धम्म यात्रा में होने लगी। पहले कौन सी यात्रा होती थी? विहार यात्रा। राजा महाराजा विहार यात्रा पर निकल जाते थे, शिकार करने निकल जाते थे। विहार यात्रा में क्या करते थे? शिकार करते थे जंगल में जाकर, और किसी भी जंगली जंतु को मार करके वह डाल करके ले आते थे और फिर उसका खाते थे, इसलिए वो ताकतवर होते थे। तो इस प्रकार विहार यात्रा पर जाते थे। लेकिन अशोक ने इतना कत्लेआम देख करके उसका मन विचलित हो गया कि मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। इसलिए विहार यात्रा के स्थान पर कौन सी यात्रा की? धम्म यात्रा की। और धम्म यात्रा कब, कहाँ पर? पूछ लेते हैं। अशोक ने 10वें वर्ष में धम्म यात्रा कहाँ की? बोध गया की। बोध गया की धम्म यात्रा कब की? 10वें वर्ष में बोध गया, 20वें वर्ष में लुम्बिनी या कपिलवस्तु। 10वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की थी? बोध यात्रा। बोध गया की धम्म यात्रा अशोक ने कब की? तो 10वें वर्ष में की थी। और कपिलवस्तु या लुम्बिनी की धम्म यात्रा कब की थी? तो 20वें वर्ष में की थी, ठीक है ना। लुम्बिनी, कपिलवस्तु 20वें वर्ष में, और बोध गया की यात्रा की 10वें वर्ष में। आगे हम स्टडी करेंगे मौर्य वंश या अशोक ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अशोक से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है इस लेसन में, चर्चा कर ही रहे हैं। तो देखिए, अशोक जो था उसके रुमेनदेई जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? रुमेनदेई अभिलेख, ध्यान में रखना।
उसके अनुसार अशोक ने जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद लगान की दरें कम कर दी। लगान की दरें कलिंग युद्ध से पहले 1/6 थी, तो उसको क्या कर दिया 1/8, मतलब उपज का 1/8वां हिस्सा लेने लगे। पहले कौन कितना हिस्सा लेते थे, 1/6वां हिस्सा लेते थे। यानी कि अगर 100 किलो है तो उसका 6 भाग कर दो, 6वां भाग अशोक को देना पड़ता था। लेकिन अब कितने भाग करें, 8 भाग कर दो तो 8वां भाग मिले, मतलब कम ही मिलेगा ना। तो लगान की दर इन्होंने क्या कर दी थी भाई, कम कर दी थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, कौन से अभिलेख में, रूमेन देय अभिलेख, ध्यान में रखना, रूमेन देय, रूमेन देय, मैन की जब रू कांप जाती है तो लगान कम कर दिए जाते हैं, लगान कम कर दी। आत्मा कांपने लगी थी, रूमेन देय अभिलेख जो है अशोक का, उसके अनुसार अशोक ने लगान की दरें कम कर दी थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य अशोक के स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य थे। अशोक का जो साम्राज्य था उसके सीमा पर जो स्वतंत्र राज्य थे उनका सही समूह छांटिए। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आ गया है। अशोक के साम्राज्य के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्यों के नाम क्या है, चोल, चेर, पांडे और केरल। चोल, चेर, पांडे, केरल, चोल, चेर, पांडे, केरल, चोर, चेल, पांडे, केरल। चोल है, चेर है, पांडे है और केरल है, ये अशोक के साम्राज्य के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्यों का सही समूह है। चोचे, चोचे, टोटे टोटे मत करना यहाँ पर। चोल व चेर, चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांडे साम्राज्य और पांडे राज्य, और अपन बात करेंगे केरल राज्य की। 4 स्वतंत्र राज्य हैं, चोल, चेर, पांडे और केरल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि प्रश्न कोई भी कमजोर नहीं होता है, सब इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये देखिए, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख जो है, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख, अशोक का जो राज्याभिषेक से संबंधित एक शिलालेख है लघु शिलालेख, उस लघु शिलालेख में अशोक का एक नाम हो रहा है, कौन सा, बुद्ध शाक्य। आपने पहले नाम पढ़े देवनाम पिय, दूसरा नाम पढ़ा था देवनाम पिय दशी, तीसरा नाम आ गया है बुद्ध शाक्य और चौथा नाम वास्तव में नाम आपको पता है अशोक। तो बुद्ध शाक्य किसमें कहा गया है, राज्य अशोक को बुद्ध शाक्य नाम किसमें दिया गया है, तो आप बताएंगे राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, धम्म क्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि धम्म यात्रा शुरू की थी किसी यात्रा के स्थान पर, भेरी घोष के स्थान पर तो धम्म घोष चालू किया था। धम्म क्या होता है, तो नैतिक जो उन्नति के लिए जो आदर्श, नैतिक उन्नति के जो आदर्श अशोक ने स्थापित किए, किसी व्यक्ति को नैतिकता, ठीक है, नैतिक उन्नति होनी चाहिए, तो उनके लिए जो आदर्श अशोक ने बनाए उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, उन आदर्शों को क्या कहते हैं भाई, आप बताइए। उन आदर्शों को धम्म कहते हैं। वो क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। धर्म का प्रचार करना, गरीब की सहायता करना, ब्राह्मणों को दान देना, ठीक है, मतलब दया का भाव रखना, ये सब किस में आते हैं, धम्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, धम्म के अंतर्गत आते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, धम्म का मतलब है, शब्द छांटने पड़े तो नैतिक उन्नति के आदर्शों का जो नैतिक उन्नति के आदर्श जो होते हैं, जो अशोक ने जिनका प्रतिपादन किया था, वे ही क्या कहलाते हैं, धम्म कहलाते हैं। धम्म की परिभाषा, बहुत बढ़िया प्रश्न आ जाता है कि धम्म की परिभाषा कौन से अभिलेख में दी गई है, तो धम्म की परिभाषा है 2:7। ठीक है, धम्म का 2:7, धम्म की परिभाषा, आप भी 2:7 परिभाषा बोलेंगे, आप भी 2:7। धम्म की परिभाषा किस में दी गई है, अशोक के दूसरे व 7वें अभिलेख में। कौन से अभिलेख में, दूसरे व 7वें अभिलेख में। ठीक है, परिभाषा 2:7। आप भी मेरे साथ धम्म की परिभाषा 2, मेरे साथ धम्म की परिभाषा 2। धम्म क्या है, नैतिक आदर्श। अशोक ने क्या किया था,
मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था उनको धम्म कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। और धम्म की परिभाषा कौन से अभिलेखों में जनता को, प्रजा को बताए उन्होंने? अभिलेख दूसरे में और अभिलेख 7वें में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको इतना इजीली मत लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अशोक के कौन से अभिलेखों में धम्म की परिभाषा दी गई है? तो आप भी दीजिए 7, 2 7, दूसरे व 7वें अभिलेख में। अब देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया बना है। भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख जो है उसमें बौद्ध त्रिरत्नों में आस्था प्रकट की है। किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के 3 रत्न, जिसको कहते हैं त्रिरत्नों में आस्था प्रकट की है? तो भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में आस्था प्रकट की है। तो त्रिरत्न किसके हैं ये भी ध्यान में रखना, सिंपल सा प्रश्न आ जाता है। त्रिरत्न किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो नंबर कौन सा है? नंबर फर्स्ट में बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, हाँ, ये बुद्ध, धम्म और संघ जो है वह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध, धम्म और संघ क्या हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब और देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि संघ में फूट डालने वाले, ध्यान से सुनना, कि जो शब्दों से बात करेगा वह कंपटीशन फाइट करेगा। संघ में फूट डालने वाले भिक्षु व भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। कौन से अभिलेखों में अशोक ने यह बात कही थी कि जो इस संघ में फूट डालना चाहते हैं उनको बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी जो है उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाए, उसको बहिष्कृत कर दिया जाए, उसे संघ से निकाल दिया जाए। तो सांची का जो लघु स्तंभ लेख है उसमें और सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है उसमें ये बात कही गई है। सांची कहाँ पर है? सांची मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो आप बताएंगे रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। सांची का अभिलेख, सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है, रायसेन जिला, ठीक है। और सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। सारनाथ का स्तंभ लेख कहाँ पर है? वाराणसी में है। और वाराणसी कौन से स्टेट में है? यूपी में है। एमपी में सांची और यूपी में वाराणसी, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक ने किस अभिलेख में, ध्यान रखना बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, कौन से शिलालेख में अशोक ने कौन से शिलालेख के माध्यम से पशु बलि कि किसी भी यज्ञ, चाहे कोई सा भी हो, देखो उस समय यज्ञों में भी बलि देते थे, पशुओं को मार करके डाल देते थे और फिर बाकी का मांस खुद खा जाते थे। तो यज्ञों में भी बलि दी जाती थी। तो यज्ञ में जो बलि जो होती थी वह किसकी? पशुओं की बलि का इसने विरोध किया कि यज्ञ में पशु बलि जो है उसको रोका जाए, पशु बलि नहीं दी जाए। कौन से में? प्रथम शिलालेख जो था, पहला शिलालेख जब इसने बनाया तो पहली बात यही कही कि पशु बलि को बंद कीजिए, अगर बहादुर हो तो और किसी से लड़िए भाई, पशुओं को मारने से क्या मतलब है। तो पशु बलि के पशुओं का वध नहीं किया जाए, किस अभिलेख में है? प्रथम शिलालेख में है। कौन से शिलालेख में? प्रथम शिलालेख में। अब देखो धम्म यात्रा क्या थी? महात्मा जो बुद्ध जहाँ पर जन्मे थे, महात्मा बुद्धों का जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिन जिन स्थान महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध थे उन स्थानों की वह यात्रा करते थे। कौन? उन स्थानों की यात्रा करने के लिए कहा, किसने कहा? अशोक ने कहा। यानी कि पहले राजा महाराजा किस यात्रा पर निकलते थे? कौन सी यात्रा थी? विहार यात्रा, मतलब जंगल में जाते, शिकार करते, जंगली जानवरों को मारते, घर लाते, खाते और मौज करते, इसको विहार यात्रा कहते थे। लेकिन अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद विहार यात्रा के स्थान पर कौन सी यात्रा प्रारंभ कर दी? धम्म यात्रा। धम्म यात्रा में क्या होता था कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान थे उन स्थानों की वो यात्रा करते थे, ठीक है। कि प्रत्येक व्यक्ति को उसने ये कहा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, बोध गया में, कपिल वस्तु में, सभी जगह। आपको मैंने बताया था ना कि अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष तो यात्रा की थी बोध गया की, और 20वें वर्ष यात्रा की थी किसकी? कपिल वस्तु या लुम्बिनी की। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी भी स्थान है उन सभी स्थानों की यात्रा व्यक्ति को करनी चाहिए, उसको कहते हैं धम्म यात्रा। उसको क्या कहते हैं? धम्म यात्रा कहते हैं। और यात्रा जब करने जाते थे तो वह
ब्राह्मणों को, गरीबों को वो क्या करते थे, दान दिया जाता था और स्वर्ण दान वह देते थे। क्योंकि देखिए अब है अनुसंधान। अनुसंधान क्या था अशोक के समय में, कि अशोक प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, हर 5वें वर्ष, 5 वर्ष हो गए, फिर वापस 5 वर्ष होने के बाद कुछ ही अपने जो कर्मचारी थे अशोक तो राजा था तो कर्मचारी तो रखते थे। अशोक अपने कर्मचारियों को धम्म प्रचार के लिए भेजता था, धर्म प्रचार के लिए नहीं, धम्म का प्रचार करने के लिए, कि लोगों को समझाइए धम्म क्या होते हैं, नैतिक आदर्शों का समूह धम्म कहलाता है। तो धम्म प्रचार के लिए, धर्म प्रचार हेतु वो भेजते थे। और किन किन को थे वो, उनके जो पदावली क्या थी, जैसे ऐसे नहीं, जैसे वरिष्ठ अध्यापक है, आरएएस अधिकारी हैं, तो आजकल चल रहे हैं, उस समय क्या क्या पद थे जो धर्म प्रचार के लिए जाते थे। प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को धम्म प्रचार के लिए भेजते थे। कौन कौन जाते थे, अशोक के वो कर्मचारी जो धम्म प्रचार के लिए जाते थे, कौन कौन से थे, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। प्रादेशिक, राजुक व युक्तक, याद रखना, प्रादेशिक, राजुक व युक्तक, इनकी कोई मीनिंग नहीं है इंग्लिश मीडियम में भी आप सोच रहे हो। तो प्रादेशिक, राजुक व युक्तक जो थे वो धम्म प्रचार के लिए जाया करते थे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति कब की थी, तो आप बताएंगे 14वें वर्ष। अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी, धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। कब की थी, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। वो जनता के बीच में जाकर उस धम्म को बारे में समझाते थे और वो कल्याण कार्य करते थे, दान करते थे, गरीबों की सहायता करते थे, जेल में जो कैदी हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करते थे, उनको भी जनता की सेवा के लिए प्रेरित करते थे। तो ये उनका किसका नाम था, धम्म महापात्रों का नाम था। जो व्यक्ति धम्म महापात्र बने थे उनको तो धम्म महापात्रों की उन्होंने नियुक्ति की थी। कौन से वर्ष में, 14वें वर्ष में। बहुत बढ़िया प्रश्न बढ़ता है अभिलेख। अब अपन बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की। तो बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि वह प्रथम शासक जिन्होंने, वह या ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था सर्वप्रथम। तो आप बताएंगे भारत का ऐसा प्रथम शासक था कौन सा, अशोक, जिसने अभिलेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से जनता को सर्वप्रथम संबोधित करना प्रारंभ किया था। कोई भी चीज लिख देते थे, वहां पर गाड़ देते थे, जनता पढ़ती रहती और अशोक का काम इजी हो जाता। लेकिन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को प्रेरित करना, संबोधित करना किसकी प्रेरणा से प्रारंभ किया। उसको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मेरे को भी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करना चाहिए। तो ये ईरान का शासक था, उस ईरान का शासक का नाम था क्या, डोरियस प्रथम। डोरियस प्रथम, इसकी डोरी भी अशोक से बंध गई, अशोक की डोरी डोरियस से बंध गई, डोरियस प्रथम से बंध गई, ठीक है। और डोरियस प्रथम कहाँ का था, ईरानी राजा था। तो ईरानी राजा से इसको प्रेरणा मिली कि अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वह कौन सी लिपि में है, ब्रह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है, ब्रह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में है, ब्रह्मी लिपि में है। फिर आप देखेंगे, लेकिन कुछ अपवाद है। अशोक के जो पश्चिमोत्तर भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत है, वहां से कुछ अभिलेख जो मिले हैं वह ब्रह्मी लिपि में नहीं है। तो कौन सी लिपि में है, ख्रोष्ट लिपि में है। ख्रोष्ट लिपि में कौन कौन से, मनसेरी व शाहबाज गढ़ी। ध्यान में रखना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, तो आप बताएंगे ब्रह्मी लिपि में है। तो दूसरी लिपि कौन सी है, ख्रोष्ट लिपि। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, अशोक का अभिलेख ब्रह्मी लिपि में नहीं है। एक प्रश्न तो ऐसा बन सकता है। तो उसमें मनसेरी व शाहबाज गढ़ी, मनसेरी व शाहबाज गढ़ी जो उत्तर पश्चिमी या पश्चिमोत्तर भारत के हैं वहां से मिले हैं। मनसेरी व शाहबाज गढ़ी, मनसेरी व शाहबाज गढ़ी जो अभिलेख हैं ये ख्रोष्ट लिपि में है। मनसेरी, मन में खरास आ गई है, खरोश आ गई है। शाहबाज गढ़ी, शाहबाज गढ़ी, मनसेरी व शाहबाज गढ़ी जो अभिलेख हैं वहाँ
वो जो है वो खरोष्टी लिपि में है। किस दिशा में है? पश्चिम उत्तर भारत से मिलते हैं। लेकिन अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अब वो एक बार एक प्रश्न और देखिए कि कुछ एक अभिलेख जो है अशोकावत टोपरा से दिल्ली लाया गया, उसमें 7 लेख एक साथ लिखे हैं। अशोक के कौन से अभिलेख में 7 लेख एक साथ हैं? जो अभिलेख टोपरा से दिल्ली लाया गया था। अब देखिए अशोक के कौन से अभिलेख में एंटियोकस सेकंड का उल्लेख है? जो ईरानी शासक है, यूनानी शासक है, एंटियोकस सेकंड, उसका उल्लेख कौन से अभिलेख में किया गया है? तो दूसरे व तीसरे अभिलेख में अशोक ने यूनानी राजा, यूनानी शासक एंटियोकस सेकंड का उल्लेख किया गया है। यह भी बहुत बार प्रश्न बनता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और पूछ लेते हैं कि अशोक की जो लिपि है, अशोक की जो लिपि है उसको पढ़ने में, या अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको प्राप्त हुई थी? तो आप बताएंगे जेम्स प्रिंसेप। किसको मिली थी भाई? जेम्स प्रिंसेप को। तो ये कुछ मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बिंदु चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बिंदु अशोक तक हैं, उनके बारे में। अब हम बात करेंगे, देखो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि श्रीलंका का ताम्रपर्णी श्रीलंका की बात अपन करते हैं कि ताम्रपर्णी श्रीलंका में है और श्रीलंका वहाँ का शासक था। उसने अशोक के से प्रेरित होकर अपना नाम रखा क्या? देवनाम पिए। क्या नाम रखा? उसने खुद का नाम रख लिया देवनाम प्रिय। कौन सा शासक था ये पूछ लेते हैं। तो ताम्रपर्णी के शासक राजा तिस, उसको भी तिस लग गई। अगर तिस लग जाती है तो उसको तिस को राजस्थानी भाषा में, भारत में प्यास भी कहते हैं। उसको भी अशोक की प्यास लग गई थी कि अशोक बहुत बढ़िया है। उसने अपना अशोक का नाम भी देवनाम पिए था। तो ताम्रपर्णी श्रीलंका के शासक राजा तिस ने अशोक की प्रेरणा से, अशोक से प्रेरित होकर अपना नाम क्या रखा? देवनाम पिए रखा। क्या रखा भाई? देवनाम पिए रखा। आ गई बात समझ में? देवनाम पिए रखा। किसने रखा? राजा तिस ने। कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? ताम्रपर्णी श्रीलंका का शासक था। ठीक है। और खास बात यह भी है, उस ताम्रपर्णी के शासक राजा तिस ने अशोक को अपने राज्याभिषेक के समय वहां पर बुलाया था कि आप हमारे श्रीलंका आइए। ठीक है। तो अशोक वहां पर, अशोक का जो पुत्र गया, अशोक तो गया नहीं, कौन सा पुत्र गया? अशोक का पुत्र महेंद्र वहां गया और साथ में बोधि वृक्ष लेकर के गया था। इसी घटना से श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है कि वहां तभी से बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले व्यक्ति उत्पन्न हो गए। यानी कि बौद्ध धर्म का पदार्पण कब से माना जाता है? जब अशोक का पुत्र महेंद्र वहां पर बौद्ध वृक्ष लेके जाता है। किसके राजाभिषेक में? राजा तिस के राजाभिषेक में जब वह जाता है। समझ गए? तो 40 वर्ष शासन करने के उपरांत अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? 40 वर्ष तक शासन करने के उपरांत 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। और अपना ये फर्स्ट पार्ट इस लेसन का यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट अगली क्लास में हम जल्दी लेकर के आएंगे, आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। थैंक यू।